previous lecture, we have covered the complete derivation of torsional vibrations of shafts, and it consisted of three parts. In the first part, you have to derive the wave equation of the shaft. In the second part, you have to solve the wave equation of the part of the shaft to get the general solution. The general solution looks like this. I'll show you. This is the answer or the solution of your wave equation. So this is outcome of stage number 2. This is the outcome of stage number 1 here. This is the outcome of stage number 1. And if required, you have to go to stage 3 where you apply a specific boundary condition, which can be any one of the three. The first one being fixed free, second being fixed fixed, and the third being free free. So out of these three, any one of these will be given to you, and you have to apply the specific boundary conditions in mathematical format, and eventually you will end up with what is called as the frequency equation. This is the output, the first output of stage 3, let us say. स्टेज 3 में जो जनरल सोल्यूशन है, उस जनरल सोल्यूशन को यूज करोगे और उस पर बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, और आपका आउटपुट आएगा एक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, जिसमें कि n की वैल्यू 1 2 3 4 चेंज करते रहो, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एक के पीछे एक मिलती रहेगी. एंड देन स्टेज 3 ऑल्सो इन्वॉल्व समटाइम्स प्लॉटिंग द मोड शेप्स. तो अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी इक्वेशन से काम नहीं बनता और आपसे मोड शेप बनाने को भी कहा जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन तो बनी गई है, इसको लेकर के आ जाओ और थीटा का जो एक्सप्रेशन था, आपका जनरल सॉल्यूशन जो था, उसके अंदर रख दो, और इस थीटा को मॉडिफाई कर लेते हैं अपन, क्योंकि टाइम को फ्रीज कर दिया था अपन ने, तो ये कांस्टेंट हो जाता है. एंड इवेंचुअली आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस यू गेट the amplitude equation. So you can say that if mode shapes are required, then this is the second outcome of stage 3. Stage 3 पे अपन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाल चुके हैं स्टेज 2 में, और स्टेज 3 में पहला आउटकम था फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, और स्टेज 3 का दूसरा आउटकम अगर चाहिए हो तो वो है एम्पलीट्यूड इक्वेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन. ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है थीटा की, इस इक्वेशन को यूज करके आप मोड शेप्स प्लॉट करना चालू कर देते हैं. इसमें n की वैल्यू 1 रखी तो फर्स्ट मोड शेप मिल गया, इसमें n की वैल्यू 2 रखी तो सेकंड मोड शेप मिल गया. और एसेंशियली जैसा मैंने आपको समझाया था, यू डोंट हैव टू recalculate and redo the entire thinking process. आप एक बार इसको समझ चुके हैं, उसके बाद इन मोड शेप्स को याद कर लीजिए. इससे आपको एग्जाम में जल्दी से इन चीजों को प्रेजेंट करने में सहूलियत हो जाएगी. और एग्जाम में यही चीज आती है, रिपीट एवरी ईयर आफ्टर ईयर, दिस इज रिपीटेड. कोई ना कोई एक बाउंड्री कंडीशन यूज होगी, तो रट ही लो भाई. फिक्स्ड फ्री की जो मोड शेप्स है वो ऐसे ही बनती है, पहली, दूसरी, तीसरी, कीप ऑन कंटिन्यूइंग. मैंने आपको पूरा हिंट वगैरह दे के बता दिया है कि ये तो तीसरे तक मैंने बनाया है, चौथा, पांचवा, छठा, आपसे जितने पूछे आप बनाते चले जाइए, बनाते चले जाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये चीज अपडेट करते रहना. एन को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो थीटा क्या बनता जाएगा, बस ये लिख दिया और उसके बाद सीधे शेप बना दिया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. अगर फिक्स्ड फिक्स्ड पूछा होता तो उसके लिए ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी. कहाँ से? ये नए बाउंड्री कंडीशन लगाने पड़ेंगे, तो आपको वापस से अपनी थीटा के जनरल सॉल्यूशन से जाकर के काम स्टार्ट करना पड़ेगा. इसकी एक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन बनेगी, और फ्रीक्वेंसी इक्वेशन बनने के बाद में इसकी थीटा की इक्वेशन बनेगी.
तो स्टेज 3 का काम पूरा करना पड़ेगा अगर फिक्स्ड फिक्स्ड कंडीशन दे दी तो। स्टेज 3 का काम पूरा रिपीट करना पड़ेगा अगर फ्री फ्री कंडीशन दे दी तो। लेकिन उसका आउटकम सब कुछ सेम रहेगा। ये जो इक्वेशन है ये हमेशा यही आएगी, तो रट लो। ये इक्वेशन हमेशा यही आएगी, रट लो। मोड शेप्स हमेशा यही बनेंगे, इनको रट लो। तो एक बार अपन चीज समझ चुके हैं, नाउ यू शुड क्विकली डू अवे विद ऑल द रेस्ट ऑफ द स्टफ बाय सिंपली रिमेंबरिंग इट एज इट इज। एग्जाम में स्पीडी रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो याद किया हुआ कॉन्सेप्ट है उसको पेपर पे जल्दी से रिप्रोड्यूस करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ओके, नाउ टुडे we will start with vibrations in continuous system for longitudinal vibrations of bars। तो बार कैसा होता है? अगर किसी भी तरह की फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग हो, देन वी कॉल इट एज अ लॉन्गिट्यूडिनल सिस्टम, लॉन्गिट्यूडिनल बार, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। इन चीजों से इसको पुकारते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर हो क्या रहा है, वी हैव टेकन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मेटल विच इज अ बार ऑफ लेंथ एल। ये जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर हो, यू कुड हैव टेकन अ पीस लाइक दिस ऑल्सो। आप ऐसा ऐसा वाला जो शाफ्ट लिया था वही सेम चीज ले लीजिए चाहे तो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये फिगर ना बनाएं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ताकि आप लोगों को ये वहम नहीं रहे कि भाई ऐसा फिगर बन गया तो इसमें सिर्फ टॉर्शनल वाइब्रेशंस ही हो सकती है। नो, आप इसमें वापस से वही स्लाइस ऑफ मटेरियल ले लीजिए, छोटा सा एक स्लाइस काटा है। इट्स अ कंटिन्यूअस सिस्टम, सो मास इज कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। और अब की बार आप इसमें ट्विस्ट देने की बजाय आप इसको पुल कीजिए दोनों डायरेक्शंस में। लेफ्ट साइड में लेट अस से द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पीस इज P, एंड ऑन द राइट हैंड साइड कितना फोर्स होगा। देखो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है कि अगर मेरा हर एक पार्टिकल, जैसे इसमें एक पार्टिकल से पूछा गया भाई तुम्हें क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये पार्टिकल बोल रहा है मैं कभी इधर को जा रहा हूँ, कभी इधर को जा रहा हूँ, फिर कभी इधर को जा रहा हूँ, कभी इधर को जा रहा हूँ। दैट मीन्स इट इज एक्सपीरियंसिंग लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस। ये अपनी पोजीशन से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट वाइब्रेट कर रहा है। और उसी तरीके से इस बार के हर एक पार्टिकल की कहानी वही है। एवरी पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग लेफ्ट राइट वाइब्रेशंस। तो आप इस बार को बाहर से देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा ये बार? कभी ये बार एक्सपैंड हो रही है, कभी ये बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। सो यू विल सी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बार while vibrating. This is called as longitudinal vibrations. तो अब to analyze the system, what we did was we selected a thin slice of the material। तो जैसा मैंने कहा कि बार का क्रॉस सेक्शन कैसा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है जैसा यहाँ दे रखा है, या फिर सर्कुलर भी हो सकता है जैसा यहाँ दे रखा है। इट कुड बी एनीथिंग, बट द थिंग इज यू हैव टू कंसिडर लॉन्गिट्यूडिनल मोशन। अब आपने इस स्लाइस से कहा कि भाई ये स्लाइस भी इसी तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये स्लाइस भी एक्सपैंड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ ये पूरा का पूरा स्लाइस या इस पूरे स्लाइस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी खुद आगे पीछे मूव कर रहा है। समझ में आ गया आपको? ये थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना थिंकिंग प्रोसेस लगाएं तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। मतलब आप अभी ये पूरे बार को इमेजिन करने की बजाय ये सोच के देखिए कि सिर्फ इस स्लाइस पे आपका ध्यान है और ये स्लाइस खुद अपनी पोजीशन पे ही खड़ा खड़ा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही रहा है,
लेकिन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट मोशन भी कर रहा है. This is the actual motion experienced by the slice that you are considering here. और ये मोशन यानी कि इस तरह की जितनी भी इनफाइनाइट स्लाइसेस इसमें आप काट सकते हो, उन सारे स्लाइसेस की कहानी यही है. दे आर एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड एट द सेम टाइम दे आर मूविंग टू एंड फ्रो विथ रेस्पेक्ट टू देयर मेन पोजिशन. ये कंटिन्यूअस सिस्टम्स की लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन इस तरह से होगी. नाउ you want to see what will be the natural frequency of vibration. तो जैसा अपन ने पहले ही कह दिया कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हैं, इसी तरीके की इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लाइसेस भी काटी जा सकती है. तो इसकी कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी? इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी. तो कुल मिलाकर के आपको वापस से वो 3 स्टेजेस इस कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए लगानी है. स्टेज नंबर 1, डेवलप द इक्वेशन ऑफ मोशन, and eventually you will see that the equation of motion is the wave equation. इसके लिए एक वेव इक्वेशन फिर डेवलप हो जाएगी. वही सेम फॉर्मेट रहेगा जो कि टॉर्सनल वाइब्रेशन के लिए था, लेकिन अब की बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बजाय लीनियर डिस्प्लेसमेंट यू का वेव इक्वेशन बनेगा. अब ये यू क्या चीज है? हमने अभी अभी समझा कि इस बार का हर एक पार्टिकल, किसी भी वक्त आप इसको ऑब्जर्व करें इस पार्टिकल को, तो कभी ये इधर को चलता हुआ दिखेगा, कभी ये इधर को चलता हुआ दिखेगा. ठीक है. तो ये जो लेफ्ट राइट मोशन है किसी भी पार्टिकल का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं ये इस पार्टिकल का खुद का मीन पोजीशन था. तो इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ ये ऐसे वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा. तो बेसिकली ये जो चीज है ये क्या चीज है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. इसको मैं यू बोल रहा हूं. The displacement of any particle or any slice from its own mean position is being displayed as u. अब ये u जो है, this becomes a function of x and time. अब आप इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे. टॉर्शनल वाइब्रेशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल था वो थीटा था, एंड थीटा was treated as a function of x and time. याद आया कि नहीं आया आपको कल की क्लास में या पिछली क्लास में? जहां पर ट्विस्ट आ रहा था यस सर. वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम का फंक्शन था, और जहां पर आगे पीछे लेफ्ट राइट मोशन हो रहा है वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम का फंक्शन होगा. तो अभी अगर मैं आपसे कहूं कि बिना डिराइव किए, बिना कोई डेरिवेशन किए, जस्ट राइट द वेव इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ऑफ बार्स, तो अगर आपको टॉर्सनल वाइब्रेशन का वेव इक्वेशन याद है तो आप फटाक से इसका वेव इक्वेशन बना सकते हैं. कैसे? आप बोलोगे भाई u है ना इसमें अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इट डिपेंड्स ऑन x एंड t. लाओ साहब इसका वेव इक्वेशन बनाते हैं. डॉ टू यू बाई डॉ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c² डॉ टू यू बाई डॉ टी स्क्वायर. खत्म बात. सीधे बना दिया वेव इक्वेशन. यही बनेगा. लेकिन अब अपन को इसका डेरिवेशन सीखना है. ठीक है. अब इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है. देखो, एक बार आपने टॉर्शनल का कर लिया तो अब उसी फॉर्मेट में इसका डेरिवेशन भी आ जाएगा. तो अब कैसे करेंगे? लेट अस से दैट फ्रॉम द बार that is considered, you cut a small slice like this, and the thickness of the slice is, let us say, dx. अब अपन पूरे बार की बात नहीं करेंगे, अब अपन पूरा एनालिसिस स्लाइस के लिए करेंगे, एंड देन वी विल जनरलाइज आवर रिजल्ट्स फॉर द एंटायर बार. सो नाउ यू हैव अ स्लाइस.
फिर आपने इस स्लाइस से पूछा कि भाई तुम आगे पीछे भी चल रहे हो और एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हो, तो इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर बॉडी। तो बोला हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं, स्लाइस आपसे कह रहा है भाई मैं लेफ्ट राइट खुद भी मूव कर रहा हूँ और अपनी पोजीशन पे खड़ा खड़ा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ, ये दोनों मोशन एक साथ चल रहे हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्लाइस इटसेल्फ एंड लेफ्ट राइट मोशन ऑफ द स्लाइस। तो ये होने के लिए एक इंस्टेंटेनियस फोर्स तो पूरी बॉडी पे किसी भी वक्त एक्ट कर ही रही होगी। तो अपन ने ये कहा लेट अस से that on the left hand side of your body the instantaneous force that is acting right now is say p। तो ऐसी ही एक फोर्स जो आपके राइट हैंड साइड पे लग रही होगी वो कितनी होगी? बोला कि हमें नहीं पता, हमें तो p भी नहीं पता, वी डोंट इवन नो p ऑल्सो। तो हम लेफ्ट वाली को क्या माने और राइट को तो बिल्कुल ही क्या समझें, वी डोंट नो। बट for any analysis in which parameters are changing with space and time, differential calculus gives you a beautiful method of predicting in terms of unknown parameters the values at different locations and at different times। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू अननोन क्वांटिटीज की मैथमेटिक्स को अपन बहुत ब्यूटीफुली बनाना सीख चुके हैं। तो हमने कहा कि भाई पहले तो स्लाइस की थिकनेस बताओ। बोले साहब हमने dx मानी है, छोटा सा स्लाइस लिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जानना चाहते हो कि dx थिकनेस की स्लाइस के लेफ्ट में अगर p कुछ फोर्स है तो उसके राइट साइड में कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यू कंसिडर अ ग्रेडियंट ऑफ फोर्स। आप ये कहो कि जैसे जैसे मैं x दिशा की तरफ प्रोसीड करता हूं तो उसके साथ जो मेरी फोर्स p है उसका जो चेंज है उसको मैं डॉ पी बाय डॉ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि ये डॉ क्यों आया? डॉ इसलिए आया क्योंकि ये जो फोर्स खुद है ये अभी तो फिलहाल लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट वाली फेस पे लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन अगर आप लेफ्ट फेस पर ही थोड़ा सा पेशेंटली इंतजार करें 2 सेकंड का तो पाओगे कि ये जो पी फोर्स है अब ये उल्टी लग रही है, द सेम पी फोर्स। और जरूरी नहीं है कि ये पी फोर्स अपनी पूरी मैग्नीट्यूड पे लग रहा हो, क्योंकि ये जो पी फोर्स है ये खुद साइनोसॉइडल नेचर का है, ये फोर्सिंग फंक्शन नहीं है। प्लीज डोंट थिंक इट एज अ फोर्सिंग फंक्शन, दिस इज एन इनर्शिया फोर्स जो कि सेल्फ डेवलप्ड है, बॉडी की मास और उसकी इलास्टिसिटी के कारण खुद डेवलप होता है। जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम में मास को खींच के छोड़ देते हो तो वो अपने आप वाइब्रेट करता है कि नहीं करता है? वो अपने आप क्यों वाइब्रेट कर रहा है? क्या आपने बाहर से कोई फोर्स लगाई है क्या उस पर? नहीं, वो अपने आप ही स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण मीन पोजीशन की तरफ जाता है और मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाता क्योंकि मास का इनर्शिया है, तो वो आगे को मूव कर जाता है। फिर वो स्प्रिंग को दबा देता है, फिर स्प्रिंग उसको पुश करती है मीन की तरफ। तो ये गेम चलता रहता है और इसके दौरान स्प्रिंग फोर्स, इनर्शिया फोर्स, ये सारी फोर्सेस जो है उस मास पे सेल्फ एक्टिंग फोर्सेस बन जाती है, बाहर से फोर्स की जरूरत ही नहीं है। सो डोंट कंसिडर दिस पी फोर्स टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स, दिस पी इज एन इंटरनल फोर्स which is self developed by the material and the mass of the slice। ये खुद डेवलप कर रहा है इस पी को, अपनी खुद की इनर्शिया और अपने खुद की बॉडी की इलास्टिसिटी के कारण। ये रिस्टोरिंग फोर्सेस और इनर्शिया फोर्सेस का गेम है ये। सो एनीवे, आपने ये भी देखा है फोर्स्ड वाइब्रेशन की डेरिवेशन एक बार जाके चेक करना। मैंने आपको 3 फोर्सेस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी सिखाया था, जिसके अंदर आपकी डैम्पिंग फोर्स आती है, इनर्शिया फोर्स आती है, स्प्रिंग फोर्स आती है फॉर फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। उन केसेस में ये जो फोर्सेस थी ये सारी की सारी साइनोसॉइडल आती है, उस पर या तो साइन लगा होता है या कॉस लगा होता है। तो ये सेल्फ डेवलप्ड फोर्सेस भी साइनोसॉइडल या सिंपल हार्मोनिक फोर्सेस होती है। तो आपने ये देखा कि भाई जो मैं पी को कंसिडर कर रहा था, आपने ये कहा कि भाई लेट अस से दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अ फोर्स पी इज एक्टिंग।
तो पहला सवाल आपको ही मेरे से ये पूछना चाहिए था कि भाई आपने इसको लेफ्ट की तरफ क्यों बनाया, राइट को क्यों नहीं बना सकते हम? भाई मान ही तो रहे ना, मानने में कोई बंदिश थोड़ी है, कुछ भी मान लो। तो आप ये इस आपके इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ ये होगा कि ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है। अभी ये लेफ्ट को लगती हुई दिख रही है, अगले क्षण राइट को लगती हुई दिखेगी। अभी ये पी मैग्नीट्यूड पे लग रही है, अगले क्षण पी से कम भी हो सकता है, पी से ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि टाइम एक्सिस पे आप कौन से पॉइंट पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो, अगर इस टाइम पे ऑब्जर्व किया तो पी जीरो, इस टाइम पे ऑब्जर्व किया तो पी नेगेटिव यानी कि राइट साइड को लग रही है, इस टाइम पे ऑब्जर्व किया तो पी पॉजिटिव यानी कि लेफ्ट साइड को लग रही है। सो इट विल डिपेंड ऑन द टाइम एट विच यू आर ऑब्जर्विंग द फोर्स। तो इसका मतलब है कि पी जो है वो सिर्फ इस पे नहीं निर्भर कर रहा कि मैंने स्लाइस पे उसको कहाँ लगाया है, पी इस बात पे भी निर्भर कर रहा है कि टाइम क्या है। तो पी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो इसीलिए मैं जब p का x के रेस्पेक्ट में ग्रेडियंट या डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं डी p बाय डी एक्स नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। इसीलिए डॉ p बाय डॉ एक्स का यूज किया जाता है। एनीवे, आपने कहा कि चलो ये बात तो समझ में आ गई, लेफ्ट साइड पे p लग रहा है। और अब डायरेक्शन का भी खेल आपको, मेरे को लगता है कि इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैं इसको राइट की तरफ भी लगा सकता हूँ, लेफ्ट की तरफ भी लगा सकता हूँ। सो आई एम गिविंग यू द फ्रीडम। यहाँ पे मैंने आपको डेरिवेशन में लेफ्ट साइड को और राइट साइड को लगाते हुए दिखाया है। आप अगर चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इट वॉन्ट मैटर, सेम थिंग। क्योंकि आपने इंस्टेंटेनियस फोर्स पी ड्रॉ किया है, हो सकता है आपने जब इस फोर्स को देखा तो ये राइट को लग रहा हो, लेफ्ट को लग रहा हो, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है। एनीवे anyway, ये कॉन्सेप्ट अपन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या ये वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि अगर लेफ्ट हैंड पे पी फोर्स मान रहा हूं इंस्टेंटेनियसली, तो राइट साइड पे कितना होगा अगर ग्रेडियंट ऑफ फोर्स डॉ पी बाय डॉ एक्स मान लिया गया है? तो ये क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फोर्स को मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डीएक्स से, तो मेरे को मिल जाएगा कि राइट साइड तक पहुंचते पहुंचते कितना फोर्स में चेंज आया है। और फोर्स में जो चेंज है यानी कि डेल्टा पी जो है, अगर इस डेल्टा पी को मैं लेफ्ट साइड की पी से ऐड कर दूं तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि राइट साइड में अभी फिलहाल कितनी फोर्स लग रही है। Now please note that dou p by dou x could be positive or negative. Therefore, the right hand side force could be greater or lesser than p. It could be anything. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं अपने पिछली क्लास से? बताओ। हाँ भाई। यस सर। ठीक है ना? So we simply start our derivation with this. No need to write any further explanation. आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? क्या लिखा है? कंसिडर अ बार ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन ए, लेट द क्रॉस सेक्शन बी ए, एंड ये सब नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना आपको, ये सब मैंने आपको बता दिया है। यू डोंट हैव टू राइट इट इन योर एग्जामिनेशन। ये लिखना है, एट एनी इंस्टेंट लेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेक्शंस 1 एंड 2। सेक्शंस 1 एंड 2 मतलब मैंने यहाँ पर बता दिया कि लेफ्ट वाला जो साइड है उसको सेक्शन 1 मान लो और राइट वाला जो साइड है उसको सेक्शन 2 मान लो। ये एक अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ताकि आपको ये ना बोलना पड़े कि लेट द फोर्स पी बी एक्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड, देयरफॉर द फोर्स ऑन राइट साइड विल बी इतना। ये थोड़ा सा और चाइल्डिश लगता है अगर आप इसको सेक्शन के ही नाम दे दें कि लेफ्ट साइड को सेक्शन 1 लिख दिया, राइट साइड को सेक्शन 2 लिख दिया, जैसे दिखा रखा है मैंने। ठीक है? तो आप सीधे ये लिखिए
At any instant, let the axial forces acting on sections 1 and 2 be P and P plus dou P by dou x into dx respectively. देखो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया, ग्रेडियंट की कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं लिखना है आपको, कौन सा प्लस होगा माइनस होगा, डायरेक्शन नथिंग, सीधे फिगर बनाया और उसके बाद अगला डायलॉग सीधा ये आना चाहिए, लेट द फोर्सेस बी एज शोन इन फिगर, ये भी लिख सकते हो, लेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू सेक्शंस बी एज शोन इन फिगर, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि फिगर में आपने दिखा दिया ना, ये P है और ये P प्लस डॉ P बाय डॉ x इंटू dx है, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि इसी तरीके से मैं डिस्प्लेसमेंट भी ले सकता हूं, जैसे फोर्सेस की बात की उसी तरीके से मैं लेफ्ट सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर u मान रहा हूं तो ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के राइट साइड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी u प्लस डॉ u बाय डॉ x इंटू dx। ठीक है, ये दोनों चीजें कंसिडर कर ली मैंने। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि अब ये जो फोर्सेस जो इस पे कंसिडर की गई है, इन फोर्सेस को लेकर के मैं अब एक बात कर रहा हूं, इसको दो स्टेज में लगा रहा हूं। पहले मैंने कहा कि अगर मैं दोनों एंड्स पे P और P फोर्स लगाऊं, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में ला करके इस राइट साइड की P को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, ये देखो, मतलब आपको कुल मिलाकर के तो ये दोनों फोर्सेस लगानी है, लेफ्ट पे P लगानी है, राइट पे P प्लस डॉ P बाय डॉ x इंटू dx लगानी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको कंप्लीटली आप तब समझ पाओगे जब आप ऐसे देखोगे, पहले तो आप दोनों साइड पे P और P लगाइए। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैंने लेफ्ट और राइट दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा दी तो ये स्लाइस जो है अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट को चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये बताओ आप। I have applied equal and opposite forces P on the slice. Will it move from its mean position or not? सर नहीं चलेगा सर, नहीं चल पाएगा। किसी इसको अपनी मीन पोजीशन से चलाने के लिए एक एडिशनल फोर्स किसी एक दिशा में तो देनी पड़ेगी, तब जाके इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, P और P फोर्स लगा दी तो इसमें होगा क्या, ये बताओ। एक तरह से ये ऐसी बात नहीं हो गई किसी इलास्टिक बॉडी को पकड़ के दोनों तरफ से आप बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो क्या इसका एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा एक्सपेंशन, एंड दिस एक्सपेंशन कैन बी ट्रीटेड लाइक दिस। अब देखो यहां पर आपने ये कहा कि मेरे स्लाइस का लेफ्ट साइड पे u डिस्प्लेसमेंट है, राइट साइड पे u प्लस डॉ u बाय डॉ x इंटू dx डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताओ कि इस स्लाइस का ओवरऑल एक्सपेंशन कितना आपने अज्यूम किया है? ये जो एक्सपेंशन होगा इस स्लाइस का, राइट साइड की डिस्प्लेसमेंट में से लेफ्ट साइड की डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दो, राइट? तो आपको क्या मिलेगा कि आपके स्लाइस का नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट एक्सपेंशन कितना हुआ है। एक्चुअली ये जो u का डायरेक्शन है, यू शुड पुट इट लाइक दिस ओनली, क्योंकि अपन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको एक ही पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेनी चाहिए। तो अब आप ये बोल रहे हैं कि मेरा लेफ्ट साइड तो u डिस्टेंस से आगे को चला, मेरा राइट साइड u प्लस डॉ u बाय
डॉ एक्स इंटू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट से आगे चला। तो कुल मिलाकर के मेरा स्लाइस का जो खिंचाव है या उसमें एक्सपेंशन हुआ वो कितना हुआ, राइट साइड में जितना चला माइनस लेफ्ट साइड में जितना चला, तो बचा हुआ जो क्वांटिटी होगा उतनी क्वांटिटी से ये स्लाइस खिंच गया या फिर एक्सपैंड हो गया। ये समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बताओ, यस सर। है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ स्लाइस इज इक्वल टू कितना आया, डॉ यू बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि चेंज इन लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होती है स्लाइस की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है ना स्ट्रेन आपका। यस सर। अब ये जो एक्सपेंशन ऑफ स्लाइस है इसको तो आप मान लो चेंज इन लेंथ। अब मेरे को ये बताओ ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्लाइस कितनी है, dx। dx है। ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्लाइस l है, l जो है दैट इज इक्वल टू dx। तो स्ट्रेन इन स्लाइस कितना हुआ आप बताओ। सर du by dx। डॉ यू बाय डॉ एक्स, dx जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे हुआ, डेल्टा एल जो है वो तो है डॉ यू बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एल जो है दैट इज डी एक्स। ये डी एक्स और ये डी एक्स कैंसिल हो गए, तो स्ट्रेन इन स्लाइस हो गया आपका डॉ यू बाय डॉ एक्स ओनली, ठीक है। ये स्ट्रेन इन स्लाइस हो गया। Now, considering the slice to be within elastic limit, I can invoke Hooke's law. Hooke's law क्या कहता है? Stress in the elastic body, if it is within elastic limit, is given by Young's modulus of elasticity multiplied by strain. सही है कि नहीं? बताओ भाई, Hooke's law तो याद होगा, यस सर। है ना। अब ये स्ट्रेस कहां से लेके आऊंगा, स्ट्रेस अपन कैसे बनाते थे, अगर आप अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। इसी तरह का कुछ सीन आपने क्रिएट किया था कि कंसिडर अ रॉड लाइक दिस and you apply equal and opposite forces on the two ends of the rod. Let us say that the cross sectional area of the rod is A. What is the stress, बताओ। सर p upon a। It is load applied divided by cross sectional area, ठीक है। और अपन ने ऑलरेडी अपने डेरिवेशन में ये कंसिडर कर लिया है कंसिडर अ बार ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, लेट क्रॉस सेक्शन बी ए। तो अपन ने कैपिटल ए को ऑलरेडी अपने डेरिवेशन में पैरामीटर बना लिया है। अब ये वाली बात आती है अपनी कि आपने दो स्टेजेस में अपनी फोर्सेस को अप्लाई किया था। पहली स्टेज में आपने बोला कि भाई स्लाइस के ऊपर दोनों दिशाओं में सिर्फ पी को लगने दो, और जब भी ऐसी फोर्सेस लगती है तो स्लाइस में एक्सपेंशन होता है, स्ट्रेन आता है और स्ट्रेस डेवलप होती है। तो आपने ये पता किया डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन से, ये पता किया कि भाई चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डॉ यू बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स। तो स्ट्रेन कितना हुआ, डॉ यू बाय डॉ एक्स। तो स्ट्रेन की वैल्यू आपको पता है डॉ यू बाय डॉ एक्स है,
और स्ट्रेस की वैल्यू आपको पता है P/A है। अब इन चीजों को इक्वेट कर दो, स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन, यानी कि P/A इज इक्वल टू E इंटू डॉ यू बाय डॉ एक्स। सेट हो गया अपना काम। P का एक्सप्रेशन बना के रख लो, दिस बिकम्स A इंटू E इंटू डॉ यू बाय डॉ एक्स, एंड लेट अस सेव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। ये अपने अभी आगे काम आएगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बताओ। यस सर। अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई देखो स्टेज 1 एकम्प्लिश, मैंने दोनों तरफ P फोर्स लगा के रखी थी। अब क्या किया, राइट साइड पे आपने एक एडिशनल फोर्स और लगा दी, डॉ P बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स। ये एडिशनल फोर्स लगी है, ठीक है। तो अब अपन ये देखते हैं कि इस स्लाइस का न्यूटोनियन मैकेनिक्स से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ आपको इस स्लाइस का एक्सेलरेशन देगा। तो ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई नेट रिजल्टेंट फोर्स किसी दिशा में एक्ट कर रही है, तो उस दिशा में एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। और वो एक्सेलरेशन आप कैसे पता कर सकते हैं, इट कैन बी फाउंड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये अपन अभी पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आपने ये कहा कि भाई पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और इक्वल फोर्सेस एंड ऑपोजिट फोर्सेस को कैंसल आउट कर दो। आपने बोला कि ये P और P तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, दे गेट कैंसल्ड आउट। सो व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लाइस? ओनली dou P by dou x into dx. So this is the only net resultant force acting on the body in the right hand side direction. तो अब ये उसी दिशा में एक्सेलरेट होगी, ठीक है। अब ये वाली जो मैकेनिक्स आपने इसमें लगाई है, इसका यहीं पे दिखा देते हैं, अपन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेन वाला पार्ट हो गया, ये देखो dou P by dou x into dx is your summation of forces, यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स इतनी है, ये मास है और ये एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन लिखनी है अपन को सीधे। मास ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपने कहा कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन ए है मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस dx, ये तो हो गया वॉल्यूम। फिर एक एडिशनल चीज आपने अज्यूम की, लेट द मटेरियल डेंसिटी ऑफ द बार बी रो। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सर एक बार वापस बताना। ये देखो यहाँ मैं आपको अलग से बता देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है क्या ये बताओ। अपन को अब मास इनटू यस एक्सेलरेशन सर। इक्वल टू समेशन एफ लगानी है। और समेशन एफ का मतलब क्या है, नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लाइस। तो सबसे पहले तो मैं ये देख चुका हूँ मेरे फ्री बॉडी डायग्राम में कि यही है मेरी नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो ये समेशन एफ की जगह मैं इसको लाके बैठा देता हूँ। सो दिस इज डॉ पी बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है क्या ये बताओ। यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को मेरे स्लाइस का मास चाहिए। व्हाट इज द मास ऑफ द स्लाइस? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये सही है क्या? यस सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लाइस कितना है? कैपिटल ए। ए थिकनेस ऑफ स्लाइस कितना है? dx तो वॉल्यूम कितना हुआ बताओ? a dx। ए इंटू डी एक्स। तो क्या मास जो है रो ए डी एक्स हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया ना, यही लिखा है यहाँ पे, दिस इज योर मास, ठीक है। अब मास को भी यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, अपन को एक्सप्रेशन मिल चुका है मास का।
तो आपकी न्यूटन्स लॉ में जो मास है उसको हटा दो एंड यू पुट रो ए dx। अब चाहिए आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्स दिशा में इसका जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम है। तो मैं चाहूंगा तो ये कि डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल तो मेरा u है, तो मैं d2u बाय dt स्क्वायर लिखने की कोशिश करूंगा एक्सेलरेशन को, लेकिन फटाक से गलत हो जाएगा। क्यों बताओ? एक्सेलरेशन इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आपका u है। तो आप इमिडिएटली अपने डेरिवेटिव के लॉजिक से d2u बाय dt स्क्वायर लिखने की कोशिश करोगे, बट दैट इज रॉन्ग। व्हाई? यू टेल मी। Because u is a function of both x and time, not time alone. तो अब बताओ मैं एक्सेलरेशन क्या लिखूं या कैसे लिखूं? अगर d2u बाई dt स्क्वायर नहीं लिखने दे रहे, क्योंकि u जो है वो टाइम का अकेले का फंक्शन होता, तब तो d2u बाई dt स्क्वायर परमिटेड था। मल्टीवेरिएट फंक्शंस में सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा बताओ? It will be dot 2u by dot t square। ये डॉ और डी का सिर्फ इतना सा ही काम होता है, ये एक दूसरे को कब रिप्लेस करते हैं? अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो तब तो डी आता है, अगर एक से ज्यादा का है तो डॉ आता है, बस। बाकी डेरिवेटिव तो सेकंड डेरिवेटिव ही रहेगा, और एक्सेलरेशन है तो टाइम का ही सेकंड डेरिवेटिव रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। आगे चलें। इसको रिप्लेस करेंगे अपन। सो इवेंचुअली योर इक्वेशन, द फाइनल इक्वेशन इज लाइक दिस। अच्छा, dx और dx राइट और लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो गए, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गेट दिस इक्वेशन, रो a multiplied by dot to u by dot t square equal to dot p by dot x। ठीक है? या फिर इस dot p by dot x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहने तो चाहिए तो। But what I'm going to do next, it will be more convenient for me if I put it on the left hand side. Dot p by dot x is equal to rho a dot to u by dot t square. Declare this as equation number 2. अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या था? p is equal to ae dot u by dot x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये चाहता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 1 एक ही हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन 2 भी डॉट पी बाय डॉट एक्स हो जाएगा और इक्वेशन 1 भी डॉट पी बाय डॉट एक्स हो जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to x, I will get dot p by dot x equal to a और e तो कांस्टेंट है, dot to u by dot x square। This is what I get। And now ये भी dot p by dot x है और ये भी dot p by dot x है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो, and then you simply say equating 1 and 3 क्या आता है अपने पास? रो a dot to u by dot t square
इक्वल टू AE dot to U by dou x square. A will get eliminated. फिर उसके बाद आप एक काम करो, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करोगे, E को रो के नीचे ले आओ, यहाँ पे, यहाँ से E चला गया। फिर उसके बाद एक और रीअरेंजमेंट करो, रो को E के नीचे ले आओ, and under root of E by rho is small c, and small c is velocity of longitudinal wave propagation in an elastic medium. जिस तरीके से आपने पिछले टॉर्शनल वाइब्रेशन के अंदर अंडर रूट जी बाय रो को सी डिक्लेयर किया था, उसी तरीके से इसमें जी बाय रो जो है ये shear डिफॉर्मेशन के थ्रू वेव प्रोपगेशन अगर होता है तो अंडर रूट जी बाय रो उस वेव प्रोपगेशन की वेलोसिटी होती है। और अगर shear डिफॉर्मेशन के बजाय अगर लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन के थ्रू अगर वेव प्रोपगेट कर रहा है इलास्टिक मीडियम से, वेव का मतलब एनर्जी बेसिकली, ठीक है, जो वाइब्रेशन की एनर्जी है, तो उसकी जो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन इनसाइड द बार होगी, दैट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ई बाय रो। तो इसको सिंपली सी से रिप्लेस कर, सी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे अपन। अंडर रूट ई बाय रो अगर सी है तो ई बाय रो जो है वो सी स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इवेंचुअली brings you to your final form of the wave equation. ये देख लो, अब इसको सुंदर से लिख दो, डॉ स्क्वायर डॉट टू यू बाय डॉ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डॉट टू यू बाय डॉट टी स्क्वायर। इसके आगे का जो डेरिवेशन का पार्ट है, जैसा मैंने कहा, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन कॉपी पेस्ट है, जहां जहां थीटा आ रहा था उसकी जगह यू लिखना है, बस ये देखिए यहाँ पे थीटा रखा हुआ था पिछले डेरिवेशन में, सॉल्यूशन में, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा ये देखो, डिट्टो, यहाँ यू की जगह थीटा था बस, बाकी अंदर का पार्ट आप खुद ही चेक करके देखें, ए टू जेड सारी क्वांटिटी सेम है। फिर उसके बाद वापस से बाउंड्री कंडीशंस जो लगेगी बिल्कुल सिमिलर है, थीटा की जगह यू रखा गया है और कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं, देख लो, वही सेम मोड शेप्स बनेगी, कॉपी पेस्ट। सो यू प्रैक्टिस इट and you do it on your own. Stage number 2 and stage number 3 of the entire derivation exactly same as that of torsional vibrations. अब अपन जल्दी से ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स इसी तरीके से कवर कर लेते हैं। इसकी जो सिंपल मैकेनिक्स है ये मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका भी स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3 आपको खुद ही डेवलप करना है, वो तो मैंने इसमें लिखा भी नहीं है क्योंकि एक ही चीज को 3 बार पूरा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग के अंदर आप क्या मान रहे हैं, आप ये मानो कि एक L लेंथ की स्ट्रिंग ली यहां से लेकर के यहां तक, अब वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कर रही है, तो इसका मतलब है इस तरह का आपको शेप दिखेगा। किसी टाइम पे वो स्ट्रिंग ऐसे ऊपर को बेंट होगी, किसी टाइम पे नीचे को बेंट होगी, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है आपका पूरा धागा, धागा है ये, ठीक है, धागा मान लो या मेटल का स्ट्रिंग मान लो, जैसे गिटार के धागे होते हैं, गिटार के तार होते हैं, वैसा कोई तार मान लो, एनीथिंग, बट इट्स अ वेरी थिन स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। अगर आप इस धागे को देखें कि भाई कैसा दिखता है, तो ये ऐसा दिखता ही है आपका धागा। The cross sectional area is extremely small, ठीक है, धागा कह लो या तार कह लो, कुछ भी है, बट दिस एरिया इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। और इस केस में अपन जो रो लेते हैं यानी कि डेंसिटी, तो चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया की तो बात ही नहीं करनी है इसमें अपने को,
तो अपन इसको बोलते हैं दिस इज मास पर यूनिट लेंथ. इन दिस केस यू कंसिडर रो एज मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है. अब इसके एनालिसिस के लिए आप ये बोलते हो कि कंसिडर अ स्मॉल स्लाइस और अ स्मॉल पीस ऑफ द थ्रेड. इतना सा धागा कंसिडर किया आपने, बस छोटा सा एनालिसिस के लिए. उसकी लेंथ है dx, ये दे रखी है. ठीक है. उसकी एनालिसिस की, कुछ एजम्पशंस लिए हैं हमने. कंसिडर द टेंशन टू बी वेरी लार्ज, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल. इसका मतलब क्या है, जब ये धागा वाइब्रेट कर रहा होगा, ये देखो ये धागे की मेन पोजीशन है. ठीक है. अब आपने बोला कि चलो इसको वाइब्रेशन स्टार्ट कर दो. तो वाइब्रेशन स्टार्ट करोगे तो आप इमेजिन करोगे कि ये देखो इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है. बट नो, अकॉर्डिंग टू द assumption द एम्पलीट्यूड हैज टू बी टेकन वेरी स्मॉल. तो ये धागा एक्चुअली कितना डिस्प्लेस हो रहा होगा, ये ज्यादा से ज्यादा इतना सा डिस्प्लेस हो रहा होगा, ऐसे और ऐसे. वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस इज वेरी स्मॉल. ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस में अब आपने वाइब्रेट करते दौरान ये कर्वेचर जब बन रहा होगा उसका, तो उसका एक छोटा सा स्लाइस काटा और ये आपका धागे का टुकड़ा देखो इतना सा ही है सिर्फ, और इसकी एनालिसिस करी. ठीक है. तीसरा एजम्पशन कहता है टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ वाइल वाइब्रेटिंग. ये एजम्पशंस आपको याद करना है. इन एजम्पशंस के साथ ही ये डेरिवेशन पॉसिबल है. अगर ये एजम्पशंस हटा दिए जाएं तो ये डेरिवेशन गलत हो जाएगा आपका. तो धागे का अगर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आता है, तो आपको ये फर्स्ट एजम्पशन, सेकंड एजम्पशन और थर्ड एजम्पशन साथ में लिखनी है. ये नहीं लिखा तो डेरिवेशन अधूरा माना जाएगा आपका. ठीक है. और ये सारी एजम्पशंस आपके प्रीवियस दो केसेस में नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा. दीज एजम्पशंस आर मोर इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्पीक अबाउट अ थ्रेड. तो अब आपने क्या किया, इस पोजीशन पे बोला कि भाई टेंशन तो कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी टी टेंशन होगी और यहाँ पर भी धागे की टी टेंशन होगी. लेकिन चूंकि धागे में कर्वेचर है, तो इसलिए इस पॉइंट का जो एंगल होगा, ये देखो, this angle will be different and this angle will be different. And again you apply. आपको ये तो पता नहीं है कि भाई धागा कितना बेंड है, कितना इसका कर्वेचर आ रहा है, कुछ नहीं पता. तो वापस से अपन डेरिवेटिव्स का नियम यूज करेंगे. लेट अस से दैट द एंगल मेड एट द लेफ्ट हैंड साइड इज थीटा. So what will be the angle made at the right hand side? It will be theta plus dou theta by dou x into dx. ग्रेडियंट वाला वापस से वही कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि भाई मेरे को तो थीटा भी नहीं पता, तो मैं तो गणित बना रहा हूं इसकी. तो लेफ्ट साइड पे थीटा मानो, तो राइट साइड पे कितना होगा, ग्रेडियंट को ले लिया डॉ थीटा बाय डॉ एक्स और उसको dx से मल्टीप्लाई किया, तो चेंज इन एंगल आ गया. चेंज इन एंगल को प्रीवियस एंगल से ऐड कर दिया, तो न्यू एंगल एट द राइट हैंड साइड आ गया. सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक अपन यूज किए आ रहे. ठीक है. फिर उसके बाद अपन ने कहा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन तो छोटा है और लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट नेगलिजिबल. लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई मैं तो एक स्लाइस को एनालाइज कर रहा था, ऐसा लिया है मैंने छोटा सा टुकड़ा. अब ये स्लाइस जो है, every particle of the slice is moving in the vertical direction only. I am not considering the lateral movement of the string. इसको अपन कंसिडर ही नहीं कर रहे. तो अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है, तो नेट फोर्स भी जीरो होगी. या फिर इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं. ये देखो, इस फिगर को देखिए, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली प्रूफ करके बता देता हूं कि राइट साइड को कोई फोर्स क्यों नहीं होगी.
theta is nearly equal to 0. Why? Because of this assumption, amplitude of vibration is small. क्योंकि आपका कर्वेचर ही इतना नन्हा सा है कि किसी भी पॉइंट पे आप ये थीटा मेजर करने जाओगे वो बहुत छोटा सा आएगा, ऑलमोस्ट जीरो आएगा. ठीक है, तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, let us take the components of the forces in the horizontal direction. ये कंपोनेंट कितना होगा बताओ, ये वाला. Anybody? टेंशन आपने टी लिया है. What will be the horizontal component of T? T cos theta. ये हो जाएगा 2 cos थीटा, और ये कितना होगा? राइट. अब चूंकि थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, व्हाट इज cos ऑफ 0? 1. 1. तो लेफ्ट साइड की फोर्स हो गई T, और थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, ये भी 0, तो छोटा सा चेंज इन 0 भी 0, कुल मिला के ये भी 0. cos of 0 1. अगेन द फोर्स ऑन द राइट हैंड साइड इज T. ठीक है, तो आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो इसीलिए धागा जो है, ये जो स्लाइस आपने धागे का लिया है, ये ना तो लेफ्ट को चलेगा ना राइट को चलेगा. खत्म बात, नो नेट फोर्स. ये बात यहाँ पर बताई गई थी विदाउट प्रूफ. आपको ये भी नहीं करना है, आप सीधे ये लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है. सिंस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल, द लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट्स इज नेग्लिजिबल, या फिर 0. दिस मीन्स देयर शुड बी नो रिजल्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये अपन ने अभी देख ही लिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है ही नहीं, दोनों तरफ टेंशन टी टी बैठे हैं, which cancel each other out. Horizontal components of T in both directions cancel out. अब आते हैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की नेट फोर्स पे. ठीक है, अपना टाइम हो गया है, थोड़ा सा पार्ट ऑफ डेरिवेशन बचा है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ठीक है, so stay with me, I will take your attendance now.